हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमने कि न्यूट्रिशन के बारे में फर्स्ट स्टेप पढ़ना शुरू किया था। और हमने न्यूट्रिशन का पढ़ा था दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा था दैट द ग्रीन प्लांट्स दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि उनको चार चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर और मिनरल्स जो कि वो सॉइल में से लेते हैं, क्लोरोफिल दैट इज द ग्रीन पिगमेंट जो उनके ग्रीन पोर्शन में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में, और फोर्थ है सनलाइट जो कि वो सन से लेते हैं। तो इफ यू सी ऑल दीज मैटर्स दे आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर, ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं ले रहे हैं, तो देयरफॉर दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करके अपना खाना बनाते हैं। बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच an organism depends on another organism for its food. अब आप कहेंगे मैम मेरी मम्मी तो खाना बनाती हैं, तो whether she is an autotroph? No, क्योंकि जो खाना बना रही हैं तो she is taking the raw material from the market, और मार्केट में वो raw material कहाँ से आ रहा है? From the plants, and plants are the living components. It means from the other living components your mother is cooking the food for you. तो इसका मतलब हम एनिमल्स भी क्या हैं? ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल एनिमल्स वी आर हेटेरोट्रॉफ्स। तो व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन वी शो? वी शो द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं दे हैव द डिफरेंट मोड ऑफ टेकिंग इन ऑफ द फूड। मान लीजिए कोई एक लायन है, लायन का फूड अब क्या है? मूव करता है। डियर, जो डियर है वो भागता है तो लायन उसको जाके फिर उसको एक्सेस करता है। लेकिन अगर हम किसी गोट की बात करें तो गोट के फूड क्या है? ग्रास, जो कि स्टेशनरी एक ही जगह पे है, खड़ी हुई है, ग्रास भागती नहीं है, तो उसके लिए वो फूड को एक्सेस करना डिफरेंट मेथड है। तो इसका मतलब कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस बात पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, कि वो फूड किस फॉर्म में अवेलेबल है, किस तरीके का फूड है उस ऑर्गेनिज्म का। तो उसके बेसिस पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दे शो डिफरेंट टाइप ऑफ टेकिंग इन ऑफ द फूड। ठीक है, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो खाना अपनी बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं और फिर उस डाइजेस्टेड फूड को खाते हैं। जैसे कि बहुत कॉमन एग्जांपल है फंजाई। आपने देखा होगा जो ब्रेड माउल्ड होता है, अगर आप उसको ब्रेड को थोड़े दिनों के बाहर रख दें तो उसके ऊपर फंगस आ जाता है। ये ब्रेड का पीस है तो इसके ऊपर ये फंगस आ जाता है। सो दिस ब्रेड माउल्ड क्या करता है? वो ब्रेड से न्यूट्रिशन लेता है। कैसे? वो ब्रेड को पहले बाहर ही डाइजेस्ट करता है एंड देन इट एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द ब्रेड माउल्ड। इसका एक और एग्जाम्पल है मशरूम। मशरूम भी क्या करते हैं? वो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं एंड दे फर्स्ट सीक्रेट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये पहले डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस डेड एंड डिकेइंग मैटर को डाइजेस्ट कर देता है। जब ये मैटर डाइजेस्ट हो जाता है तब उसके बाद ये उस डाइजेस्टेड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो these are the organisms which first digest the food outside their body and then absorb it. इसके अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पहले फूड खाते हैं और फिर उसको उसकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग पहले खाना खाएंगे और हमारी बॉडी के अंदर फिर वो एब्जॉर्ब होता है। तो these are the ways by which all the animals, or you can say all the organisms obtain their nutrition. तो अब हम आगे जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब हम ह्यूमन बीइंग्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट। अच्छा,
ह्यूमन बीइंग्स की न्यूट्रिशन के लिए हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट आर द 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हर ऑर्गेनिज्म में ये 5 स्टेप्स कॉमन होते हैं। फर्स्ट होता है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? इंजेशन, टू टेक इन द फूड, खाने को मुंह में डालना। अब हमारी बॉडी तो उसको डाइजेस्ट करेगी, पर पहले मुंह में भी तो डालना पड़ेगा ना, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। ये भी प्रोसेस डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट फॉर्म में होता है, अभी डिस्कस करते हैं। एक बार हमने इंजेस्ट कर लिया खाना, अब उस खाने को क्या करना पड़ेगा? डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप रोटी और दाल खा रहे हैं, अभी कॉम्प्लेक्स फूड है, आपकी जो बॉडी है वो इस रोटी और दाल को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उसको पहले सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स इट इज द कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। यानी कि जो आपकी चपाती है, दाल है, वो पहले आपकी बॉडी में अंदर जाएगी, वो ब्रेकडाउन होगी सिंपलर सब्सटेंसेस में, ऐसे सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेकडाउन होगी जो बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर सके, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। फिर एक बार खाना डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद किस चीज की जरूरत है? एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो खाना एक बार सिंपलर फॉर्म में ब्रेकडाउन हो गया, उसके बाद उसको बॉडी एब्जॉर्ब भी तो करेगी ना, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अच्छा, एक बार एब्जॉर्प्शन हो गया, अब this food has to send to the different parts of the body to get energy। हमारी बॉडी में हर पार्ट को एनर्जी के लिए वो सिंपलर सब्सटेंस चाहिए, तो दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू गेट एनर्जी। उसके बाद एसिमिलेशन होने के बाद जो हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल है, इट हैज टू बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना है, तो दिस इज कॉल्ड इजेशन। देखो, ई मतलब टू एग्जिट, बाहर निकालना है। तो बेसिकली ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉलो दीज 5 स्टेप्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। क्या क्या है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं। अब हम इन्हीं 5 स्टेप्स को ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में समझेंगे वन बाय वन। चलिए, उसके लिए मैं साथ साथ ड्रॉ करती हूँ और फिर आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताएंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से। बच्चों, ये चीज आप अपनी 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, बट हियर इन 10th क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस टॉपिक इन डिटेल, बहुत डिटेल में करेंगे। सो दिस इज नोन एज माउथ। माउथ को हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, बक्कल कैविटी, ठीक है। उसके बाद माउथ के बाद ये जो माउथ होता है, इसके बाद ये यहाँ से पाइप जाती है जिसमें से खाना पास ऑन होता है, एंड दिस इज नोन एज फूड पाइप। और इस फूड पाइप को क्या कहते हैं? ईसोफेगस। यहाँ पे स्पेलिंग का ध्यान देना, ओ साइलेंट है, कई बच्चे स्पेलिंग में ई से ही लिख के आते हैं, तो उस चीज का ध्यान दीजिए, ईसोफेगस। उसके बाद एक फूड जो है इट रीचेस टू द स्टमक। अब अगर आप स्टमक देखें, दिस इज नोन एज स्टमक, जो कि जे शेप का होता है, जे शेप का। उसके बाद ये जो स्टमक होता है, इट लीड्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत ही हाईली कॉइल्ड इंटेस्टाइन है। दिस इज स्मॉल
इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर कहाँ ओपन होती है? इट ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। दिखा देती हूँ, ये आपको क्लियर हो जाएगा। इट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये यहाँ पे पहुंचता है, दैट इज नोन एज रेक्टम। और लास्ट में एक ओपनिंग होती है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एनस। तो दिस इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अगर आप यहाँ से देखें, अगर मैं कहूँ कि कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यू कैन से दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। तो इस कंप्लीट पैसेज को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, या इसको हम गट भी कहते हैं, ठीक है। तो यू कैन से द गट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। अब बच्चों देखो, ये जो गट जो है हमारी कंप्लीट, इसमें जो फूड है माउथ से निकल के इसोफेगस से होता हुआ स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन एनस से बाहर इजेक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इस डाइजेस्टिव सिस्टम को देखो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सबसे पहले आप इस स्मॉल इंटेस्टाइन को देखो। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे बना है ना, ये हाईली कॉइल्ड है। अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर मैं सीधा खोल दूं, तो इसकी जो लेंथ है ये तकरीबन होती है 6 मीटर। यस, 6 मीटर, यानी कि डबल स्टोरी बिल्डिंग जितनी लेंथ होती है इसकी। यानी कि वो इतनी लंबी तो हमारी बॉडी में कैसे फिट हो गई? इसीलिए मैंने इसको कहा कि ये हाईली कॉइल्ड है, बहुत ही छोटे कॉम्पैक्ट स्पेस में कॉइल्ड फॉर्म में है। जब आप इसको खोलेंगे तो ये अराउंड 6 मीटर लंबी होती है, उससे भी लंबी हो सकती है। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, अगर इसको मैं खोलूं तो ये तकरीबन होती है 1.5 मीटर, ठीक है। देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी है, लेकिन हम उसको कह रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो छोटी है हम उसको कह रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो वो इसीलिए क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, हम एक्चुअली टर्म्स उनकी विड्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये, इसकी विड्थ कम होती है, यानी कि थिन होती है, पतली होती है। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये थिक होती है, इसीलिए हम इनको क्या नाम देते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और अगर हम ये पूरे गट की बात करें, तो ये अराउंड यहाँ से लेकर यहाँ तक अराउंड इसका लेंथ होती है 9 मीटर। 9 मीटर मतलब कि 6 मीटर तो उसका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, 1.5 मीटर लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो बाकी जो पोर्शन बचा वो टोटल मिला के 9 मीटर बना है। तो देखो, इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है हमारी बॉडी में वो कितने कॉम्पैक्टली फिट हो गया, है ना। एक तो इंटरेस्टिंग बात ये। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम यहाँ ईसोफेगस को देखें, फूड पाइप को, जो फूड पाइप है इसके साथ एक और पाइप जाती है, हमारे माउथ के साथ एक और पाइप निकल रही है यहाँ से, इसको कहते हैं विंड पाइप। अभी हालांकि हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना, ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। जो विंड पाइप होती है वो फूड पाइप के आगे है, यानी कि जब मैं यहाँ से खाना खा रही हूँ तो आगे की तरफ विंड पाइप है और इसके पीछे जो है वो फूड पाइप है, ठीक है। तो जब हम खाना खाते हैं तो ये भी तो हो सकता है कि खाना विंड पाइप में चले जाए, तो उसको कौन ध्यान रखता है? इस विंड पाइप के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, ये एपिग्लॉटिस ध्यान रखता है कि जो खाना हम खा रहे हैं ये हमारी फूड पाइप में ना चला जाए। देखो, ये 2 पाइप है, ठीक है। ये जो है हमारी फूड पाइप है, ये हमारी विंड पाइप है। तो विंड पाइप में एपिग्लॉटिस कुछ इस ढंग से है, जब खाना ऊपर से आएगा तो ऐसे ऐसे करके वो फूड पाइप में डालता जाएगा, और ये एपिग्लॉटिस ये इंश्योर करेगा कि खाना जो है वो
विंड पाइप में ना चला जाए। इसलिए पेरेंट्स मना करते हैं ना कि खाना खाते खाते बोलना नहीं है, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो हवा निकलेगी तो इट मे हैपन कि एपिग्लॉटिस फूड पाइप को कवर कर ले और हमारा खाना विंड पाइप में चला जाता है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। अच्छा, जो हमारी ईसोफेगस है, ईसोफेगस जो है इसमें एक डिफरेंट तरह की मूवमेंट होती है। जो हमारी ईसोफेगस है वो ऐसी नहीं है, सीधी नहीं है कि हमने फूड डाला और झट से स्टमक में चला गया। नो, हमारी जो ईसोफेगस है वो एक टाइट पाइप की तरह है, ऐसे टाइट है। अगर हमें किसी टाइट पाइप में से किसी बॉल को निकालना है तो वो कैसे निकलेगी? यहाँ पे आपने डाला तो इस फॉर्म में निकलेगी, ठीक है। यानी कि दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। अब ये पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट क्या होती है? यानी कि पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट में खाना जो है पहले जब ये फूड पाइप में आएगा तो सबसे पहले ये फूड पाइप ऐसे यहाँ से फूड पार्टिकल एंटर करेगा तो ये पार्ट आपका एक्सपेंड कर जाएगा। जब ये पार्ट एक्सपेंड करेगा तो ये वाली टिप कॉन्ट्रैक्ट कर गई। आपकी बार ये फूड को नीचे पुश करेगा और यहाँ का पोर्शन जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी कि फूड जो है वो इस तरीके से नीचे आएगा। और सिर्फ ये ईसोफेगस में नहीं, इनफैक्ट पूरी गट में ही खाना इसी ढंग से यानी कि पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट के थ्रू नीचे जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट की क्या जरूरत थी? भगवान ने ऐसे दे देते, क्या दिक्कत थी? इसका भी रीजन है, क्योंकि अगर ऐसे देते तो अगर हम खाना खा के बाई चांस लेट जाते तो फूड ग्रेविटी के कारण नीचे ना जाता और यहीं पड़ा रहता। लेकिन पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट है, इसीलिए चाहे हम लेट भी जाएंगे तो भी वो इस ढंग से स्टमक में चला जाएगा। और क्या आप जानते हैं अगर आप उल्टा लेट के भी खाना खाएं तो भी वो आपके स्टमक में जा सकता है ड्यू टू दिस पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। अगर आप उल्टा लेट के खाना खाएंगे, अगर ऐसी पाइप होती तो खाना मुंह से बाहर आ जाता। अंडरस्टूड? तो ये हुआ हमारा पेरिस्टैलेटिक मूवमेंट। इसके अलावा हमारी बॉडी में इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल में स्फिंक्टर मसल्स होती है। स्फिंक्टर मसल्स क्या होती हैं? ये रिंग की शेप में मसल्स हैं जो यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है, स्टमक की स्टार्टिंग में, स्टमक के एंड में भी होती है, एनस के भी एंड में होती हैं। यानी कि ये रिंग्स बंद रहती है। जब इसमें जो प्रोसेस इसके अंदर हो रहा है जब कंप्लीट हो जाता है तभी ओपन होती है। तो ये मसल्स क्या करती हैं? अगर खाना एक बार ईसोफेगस स्टमक में आ गया तो ये स्फिंक्टर मसल्स बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से खाना दोबारा ईसोफेगस में नहीं निकलेगा। और अगर खाना एक बार स्टमक में आ गया तो 3 घंटे यहीं रहेगा, तो खाना आगे ना निकल जाए इसलिए स्फिंक्टर मसल्स यहाँ से बंद हो जाती हैं। इसी वजह से ऐसा नहीं कि फूड डाइजेस्ट होके अगर स्फिंक्टर मसल्स नहीं होगी तो एवरी टाइम डाइजेशन प्रोसेस विल कैरी ऑन, जो कि नहीं होता। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्फिंक्टर मसल्स। चलिए, आई थिंक आपको इससे रिलेटेड सारी टर्म्स पता चल गई। अब जो हमारा खाना है वो सबसे पहले माउथ से जाएगा ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से निकलकर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ स्टोर होगा? रेक्टम, और एंड में वो बाहर निकल जाता है थ्रू इजेशन थ्रू एनस। ठीक है, अब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, इसके साथ कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी हैं। वो ग्लैंड्स मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, दे आर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम और वो कुछ एंजाइम्स सिक्रेट करते हैं विच हेल्प्स इन द डाइजेशन प्रोसेस। जैसे कि यहाँ पर हमारे माउथ में यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। यस, तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स होता है इसका क्या काम है? ये एक ग्लैंड नहीं है, ऐसे हमारे पास 2-3 ग्लैंड्स हैं। एक यहाँ आगे की तरफ है, एक इस टंग के बिल्कुल बैक साइड में है,
तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, दे सीक्रेट एंजाइम। अभी हम इन सब के एंजाइम्स के बारे में भी पढ़ेंगे और उसका फंक्शन भी पढ़ेंगे, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक आता है हमारा स्टमक के यहाँ ऊपर की तरफ होता है, दैट इज लीवर। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, दिस इज कॉल्ड लीवर। यहाँ लिख देते हैं। ये भी एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इस लीवर के नीचे अगर आप देखें तो एक और ऑर्गन है, दिस इज नोन एज गॉल ब्लैडर। ठीक है, अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। और ठीक स्टमक के नीचे पीछे की तरफ, जो स्टमक है उसके बेस में पीछे की तरफ, यानी कि पीछे की तरफ से नजर आएगा, a leaf like structure is present which is called pancreas. This is pancreas. तो ये तीन ग्लैंड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएट करते हैं, which secretes certain enzymes. These enzymes are the chemical substances which are used to digest the food. अब देखो, सबसे पहले हमारी बॉडी में फूड अंदर जाता है तो इंजेशन प्रोसेस विल टेक प्लेस इन द माउथ। इंजेशन हुआ, अब माउथ में फूड जो है इट मिक्सेस विद द सलाइवा, और सलाइवा की कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो एंजाइम्स सिक्रेट करते हैं विच इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज। ये आपको याद करने हैं एंजाइम्स के नेम और उनका फंक्शन। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, इट डाइजेस्ट द स्टार्च पार्ट ऑफ द फूड और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में। यानी कि जो सलाइवरी अमाइलेज है, हम लोग जो स्टार्च पार्ट खा रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है, किसमें, शुगर में। यानी कि हमारी बॉडी में इंजेक्शन तो माउथ से हो गया और डाइजेशन भी माउथ से ही स्टार्ट हो गया। उसके बाद फूड विल एंटर इनटू द इसोफेगस। इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होती, ओनली पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स जो भी हमने डिस्कस की थी। जब ये फूड पाइप से जाएगा देन इट एंटर्स इनटू स्टमक। स्टमक के अंदर भी हमारे तीन काम होते हैं, ये भी तीन तरह के चीजें सीक्रेट करता है स्टमक। ये 7th में आपने पढ़ा था, क्या क्या सीक्रेट करता है, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एक करता है पेप्सिन, एक एंजाइम है पेप्सिन, और एक करता है म्यूकस। तो थ्री थिंग्स आर सेक्रेटेड बाय स्टमक। अब इन तीनों का क्या काम है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम से पता चल रहा है एसिड है, तो इसका काम क्या है, एसिड है, तो इट मींस इट इज मेकिंग द फूड एसिडिक इन नेचर। अब एसिडिक में क्यों कर रहे हैं कन्वर्ट, क्योंकि जब ये फूड आगे जाएगा जो एंजाइम्स इसमें ऐड ऑन होंगे वो कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो एसिडिक मीडियम में ही एक्टिवेट होते हैं, तो इसलिए फूड को एसिडिक बनाने के लिए HCl सीक्रेट करेगा। एक और काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। एसिड क्या करता है, दीज आर कोरोसिव इन नेचर, तो हमारे फूड में जितने भी जर्म्स हैं उनको ये किल कर देता है। सेकेंड होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, एक तरीके का एंजाइम है विच हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन पार्ट। यानी कि यहाँ माउथ में तो कुछ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया, फिर ये जो फूड यहाँ पहुंचा तो कुछ प्रोटीन जो है इट विल आल्सो स्टार्ट डाइजेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम। उसके बाद ये जो म्यूकस है, म्यूकस स्टमक की लाइनिंग में सीक्रेट करता है। क्यों करता है, क्योंकि HCl इज एन एसिड, जब वो जर्म्स को मार सकता है, फूड को एसिडिक बना सकता है, तो ये जो स्टमक है हमारा, जो मस्कुलर बैग है वो तो बहुत सॉफ्ट है, उसकी स्किन को भी तो खराब कर सकता है। तो स्टमक की वॉल को इस एसिड से बचाने के लिए म्यूकस एक लाइनिंग बना लेता है स्टमक वॉल्स पे, जिससे कि एसिड स्टमक वॉल की कांटेक्ट में नहीं आ सकता। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो किस किस का डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट्स का यानी कि स्टार्च का और प्रोटीन्स का। उसके बाद ये फूड निकल के जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, इस बीच में लीवर ने भी अपना सिक्रेशन डाला। लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस।
ये जो बाइल जूस होता है ये ग्रीनिश येलो कलर का एक लिक्विड होता है जो लीवर सिक्रेट करता है, और उसके बाद सिक्रेशन के बाद वो बाइल जूस गॉल ब्लैडर में आकर स्टोर हो जाता है। यानी जब भी फूड यहाँ से निकलेगा तो गॉल ब्लैडर अपनी एक बाइल डक्ट होती है, देखो यहाँ पे एक बाइल डक्ट होती है जिससे कि बाइल जूस निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट के थ्रू जो बाइल जूस है इट गेट्स मिक्स्ड विद द फूड। अब इसका काम क्या है? जो बाइल जूस होता है इट मेक्स द फूड यू कैन से बेसिक इन नेचर, क्योंकि अभी तक एसिडिक आ रहा था, अब यहाँ पर वो उसको थोड़ा सा एल्कलाइन बना देगा, क्योंकि इतना ज़्यादा एसिडिक की जरूरत आगे नहीं है, तो वो एल्कलाइन बनाएगा। और क्या काम करता है? जो फूड फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो फूड में फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, इनको ब्रेक डाउन करता है ताकि आगे जाकर जितने भी एंजाइम्स है उस फूड पे एक्ट कर सके। तो ये ठीक उसी तरीके का प्रोसेस है जैसे एक सोप कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं ना, तो सोप डस्ट पार्टिकल को तोड़ता है और फिर उसको निकालता है, तो ठीक उसी तरीके से बाइल जूस इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स। उसके बाद ये फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो उससे पहले पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड है। पेनक्रियाज भी 3 तरीके के एंजाइम्स सिक्रीट करेगा। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, लिपेज और पेनक्रियाटिक अमाइलेज। देखो ये भी अमाइलेज था, सलाइवरी अमाइलेज, और ये है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। यानी ये एंजाइम स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को। ट्रिप्सिन जो है इट हेल्प्स इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द प्रोटीन पार्टिकल्स। लिपेज जो होगा, अब जो उसके बाद लिपिड पार्टिकल्स है या फैट ग्लोब्यूल्स है उनको और डाइजेशन में हेल्प करेगा। यानी पेनक्रियास किस किस की डाइजेशन में हेल्प कर देता है? प्रोटीन्स की थ्रू ट्रिप्सिन, फैट्स की थ्रू लिपेज एंड कार्बोहाइड्रेट्स की थ्रू अमाइलेज। यानी कि जब हमने फूड खाया तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल स्टार्ट इन द माउथ, देन digestion of protein will start in the stomach, and when it enters the small intestine the digestion of proteins, fats and carbohydrate will take place। जो बाकी का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट बच गया फिर उसकी डाइजेशन होती है, and at the end in the small intestine the complete digestion of the food take place। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? जितना भी हमारा फूड है वो completely डाइजेस्ट हो जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब डाइजेशन हो जाता है तो सिंपल फॉर्म्स कौन कौन सी बनती हैं? जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो सिंपल फॉर्म क्या होगा? शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपके प्रोटीन्स हैं वो जब डाइजेस्ट होंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? अमाइनो एसिड्स। और जो आपके फैट्स हैं जब उनमें डाइजेशन हो जाएगी तो वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है which is the simplest form of the fat, so it is fatty acids and glycerol। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। अब देखो बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद डाइजेशन कंप्लीट हो गया, यहाँ से इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन विल स्टार्ट फ्रॉम माउथ, इट हैपेंस इन स्टमक आल्सो एंड इट कंप्लीट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन भी, डाइजेशन के बाद कौन सा स्टेप आता है? एब्जॉर्प्शन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट, ये भी आपने 7th में पढ़ा है, एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विलाई, इसको कई विली भी कहते हैं। तो दीज विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। थ्रू दीज प्रोजेक्शंस the absorbed food will be, sorry, the digested food will be absorbed by the blood vessel। इन विलाई में से
एब्जॉर्ब, जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होगा और ये ब्लड वेसल्स विल टेक दिस डाइजेस्टेड फूड फॉर एसिमिलेशन। उसके बाद फूड कहाँ एंटर करता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन में स्ट्रक्चर है इधर नीचे की तरफ, दिस इज कॉल्ड अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में जिसका कोई रोल नहीं है, कोई भी काम नहीं है, फिर भी ये प्रेजेंट है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। क्या होता है कि कभी कभी फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो कुछ फूड पार्टिकल अपेंडिक्स में चला जाता है, जिससे आपकी बॉडी में बहुत पेन होता है और फिर ये सर्जरी के थ्रू अपेंडिक्स डॉक्टर निकाल देते हैं। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है। अच्छा, जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, अब जो फूड के अंदर लेफ्ट ओवर वाटर बच गया, सॉल्ट बच गए, वो सब चीजें कहाँ एब्जॉर्ब होंगी? लार्ज इंटेस्टाइन में। ये फूड यहाँ से यहाँ चलेगा, जितना भी लेफ्ट ओवर रिक्वायर्ड थिंग है वो सब एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद रेक्टम में पहुंचकर वो स्टोर होगा and it will ingested out of the body through anus. So this is the complete digestive system of human beings। और क्योंकि ये टॉपिक में बहुत सब चीज़ें कवर की हुई हैं और थोड़ी सी आपने इसमें कुछ चीज़ें पहले भी पढ़ी हैं, कुछ चीज़ें न्यू ऐड हुई हैं, तो आपको बहुत ही डिटेल में और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, आई गेस कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करिएगा, लर्न करिएगा। कुछ डाउट होता है तो डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।